जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। जब कभी कश्मीर का मसला उठता है तो इस नारे की गूंज सुनाई दे जाती है। कश्मीर और डॉक्टर मुखर्जी का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीर की चर्चा डॉक्टर मुखर्जी के बिना संभव नहीं और डॉक्टर मुखर्जी की चर्चा कश्मीर के बिना अधूरी है। इस नारे के साथ मुखर्जी की पूरी कहानी सामने आ जाती है। और जब वो जम्मू की सीमा पर गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूं, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया है। उनका कश्मीर में बिना परमिट लिए प्रवेश करना, शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के हाथों उन्हें गिरफ्तार किया जाना, फिर उन्हें नजरबंद किया जाना, अलग संविधान, अलग प्रधान और अलग झंडे के प्रावधान का निरस्त किया जाना जैसी कई बातें भी उभर जाती हैं। लेकिन इन कुछ विशेष उपलब्धियों के साथ जो कालिमा आई वो थी डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय मौत। गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। भारत की अखंडता के लिए आजाद भारत में ये पहला बलिदान था। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही जलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। उनकी माता का नाम जोगमाया देवी था। उमा प्रसाद मुखोपाध्याय उनके छोटे भाई थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ साथ एक प्रखर राष्ट्रवादी और महान देशभक्त थे। संसद में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य रखा था। संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। डॉक्टर मुखर्जी बचपन से ही लगनशील थे। उन्होंने 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में बीए की परीक्षा प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने एमए और बीएल किया। 1923 में ही श्यामा प्रसाद सीनेट के सदस्य बन गए थे। पिता की मृत्यु के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। बाद में 1926 में लिंकन्स इन में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1927 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर बन गए। डॉक्टर मुखर्जी जब 33 वर्ष की उम्र के थे तभी वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। वे विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बनाए गए। 1938 तक डॉक्टर मुखर्जी इस पद पर रहे और कई उल्लेखनीय कार्य भी किए। सन 1937 में उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहला अवसर था
जब किसी ने दीक्षांत समारोह का भाषण बंगला में दिया हो। उनके अर्ली लाइफ में एक बहुत अहम जो हिस्सा था कि वो 33 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 33 वो वाइस चांसलर बने कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। उनके जो पिताजी थे सर आशुतोष मुखर्जी, वो भी वाइस चांसलर थे और आशुतोष मुखर्जी मेरे ख्याल से 4 टर्म वाइस चांसलर थे। और उनके समय में जो वो वाइस चांसलर थे सर आशुतोष मुखर्जी, एक प्रकार के कह सकते हैं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में शिक्षा का भारतीयकरण उस समय हुआ। और उस समय सर जैसे सीवी रामन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सारे लोगों को उन्होंने लाया और उनको मौका दिया रिसर्च करने के लिए, भारत के ऊपर शोध करे, भारतीय इतिहास के ऊपर शोध करे, भारतीय विज्ञान के ऊपर शोध करे। तो उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पिताजी के साथ भी, जैसे हम कहते हैं, हाथ बटाते थे शिक्षा जगत में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 33 साल की उम्र में वो खुद वाइस चांसलर बने और उस समय उन्होंने शिक्षा का प्रसारण किया। वहाँ भारतीय भाषा के ऊपर शोध हो, भारतीय भाषा के ऊपर जोर दिया जाए, ये भी उन्होंने तय किया। और एक बहुत अहम बात उस समय हुआ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनवाइट किया कॉन्वोकेशन एड्रेस देने के लिए। और गुरुदेव का ये था कि मैं कॉन्वोकेशन एड्रेस दूंगा, ये 1937 में था, मैं कॉन्वोकेशन एड्रेस दूंगा पर मैं ये बंगला में दूंगा। तो उन्होंने वो स्वीकृति दिया और उन्होंने उनको बोला कि आप ज़रूर बंगला में बोलिए। तो ये पहली बार हुआ इतिहास में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कि कॉन्वोकेशन एड्रेस बंगला में दिया गया। उन्होंने कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर की परिषद एवं कोर्ट के सदस्य और इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। अंग्रेज राज के रहते हुए किसी भारतीय भाषा में विश्वविद्यालय का दीक्षांत यह पहला और अनुपम उदाहरण है। पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित लोग यह महसूस नहीं कर पाते थे कि भारत की भी अपनी विरासत है, उस विरासत का भी अध्ययन होना चाहिए। डॉक्टर मुखर्जी ने कलकत्ता में ऐसे विद्वानों को छांट छांट कर बुलाया, उत्खनन भी करवाया और भारतीय विद्याओं को भारत के विश्वविद्यालय पढ़ाएं और पढ़ें, इसकी व्यवस्था की। एक शिक्षाविद के नाते अनेक विश्वविद्यालयों में उनके दीक्षांत समारोहों के भाषण हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे, किंतु उन्होंने अगले वर्ष जब कांग्रेस ने विधानमंडल का बहिष्कार कर दिया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। 1937 से 1941 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन सत्तासीन हुआ। डॉक्टर मुखर्जी फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए। उस समय मुस्लिम लीग वॉज वेरी स्ट्रांग इन बंगाल और डॉक्टर मुखर्जी ने क्या किया, उन्होंने, और फजलुल हक के पास पूरा मेजॉरिटी भी नहीं था पर वो सरकार बनाने की परिस्थिति में भी थे, तो वो एक बहुत मौका आया सामने कि मुस्लिम लीग को कंप्लीटली साइडलाइन करके कृषक प्रजा पार्टी और हिंदू महासभा का एक कोalition बना। उसमें फजलुल हक चीफ मिनिस्टर बने बंगाल का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर बने। और इतना सक्सेसफुल रहा वो एक्सपेरिमेंट कि वो कोalition, प्रोग्रेसिव कोalition, डेमोक्रेटिक कोalition के नाम से चला एंड इट वाज नोन एज द श्यामा हक मिनिस्ट्री, श्यामा हक कैबिनेट इसका नाम था। लेकिन उन्होंने 1 वर्ष से कम समय में ही इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने मुस्लिम लीग को स्थापित किया था।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकतावादी राजनीति का विरोध किया। उस समय जिन्ना मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा रियायत की मांग कर रहे थे और पाकिस्तान आंदोलन को हवा भी दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि देश की राजनीति को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया है और मुसलमानों का अपीजमेंट करने में नेता इतने आगे चले गए हैं कि हिंदू के साथ अन्याय करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, ऐसे काल में उन्होंने हिंदू महासभा में प्रवेश किया। और जब उन्होंने हिंदू महासभा में प्रवेश किया तो महात्मा गांधी ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय के बाद इस बात की ज़रूरत थी कि हिंदू सभा को एक योग्य नेता चाहिए, और डॉक्टर मुखर्जी आज वहाँ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मुखर्जी ने कहा कि इसके बाद भी आप मुझे सांप्रदायिक कहते हैं, तो इसको बहुत ही गहरा जवाब दिया था गांधी जी ने। और गांधी ने कहा था, जब जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें कुछ विष भी निकलता है और उस विष को कोई पीने वाला चाहिए। भारत के आज़ादी के आंदोलन को विष को तुम ही पी सकते हो। महात्मा गांधी ने उनके हिंदू महासभा में शामिल होने का स्वागत किया, क्योंकि उनका मत था कि हिंदू महासभा में मदन मोहन मालवीय जी के बाद किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन की जरूरत थी। 1944 में वे इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। स्वतंत्रता के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। मेरे जो ये है कि उनका मूल्यांकन अभी भी पूरी तरह से हुआ नहीं है। देखिए, उनके जीवन पे शिक्षाविद वो थे, ही वॉज एक पॉलिटिशियन थे, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटर। उनको 2 बार पोर्टफोलियो मिला, एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बंगाल और इंडस्ट्रीज और सप्लाईज मिनिस्टर इन फ्री इंडियाज फर्स्ट कैबिनेट। एग्जेम्पलरी एडमिनिस्ट्रेटर। उस समय उन्होंने बड़े उद्योग सिर्फ नहीं, लघु उद्योग पे भी उन्होंने ध्यान दिया। इंडस्ट्री एक तरफ लोकोमोटिव, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो दूसरे तरफ कुटीर शिल्प, लघु उद्योग, इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत मुझे लगा कि आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहले जो आप जनसंघ के मैनिफेस्टो देखेंगे और उनका जो पहले बीच बीच पे जो भाषण था, जब मंत्री भी बने, उस समय से उन्होंने कहा कि हमको डिफेंस इंडिजिनाइजेशन करना है, हमको डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी रीच करना है, करना चाहिए, इट इज इंपेरेटिव। तो उनके मूल्यांकन एज शिक्षाविद के नाते, क्योंकि उनके जो विजन था ऑफ एजुकेशन, वो आज उनके स्पीचेस आप पढ़िए शिक्षा के ऊपर, लगेगा कि अरे ये तो आज भी रेलेवेंट है, ये तो आज भी करने वाला बात है। और उनका एज अ मिनिस्टर इज ऑल्सो एग्जेम्पलरी। डॉक्टर मुखर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। His main contribution was formation of the जनसंघ। वो फॉर्मेशन, वो विजन जो उन्होंने शुरू किया, उनको पहले लोकसभा में लगा कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव होना चाहिए और ऑपोजिशन स्पेस भी होना चाहिए। तब उन्होंने जनसंघ शुरू किया, जो कहते हैं कि भारतीय अप्रोच टू ग्रोथ, टू आवर नेशनल डायरेक्शन। उन्होंने उस समय वो शुरू किया था, जाकर ये पूरा जर्नी शुरू हुआ। सो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, his contribution, his major contribution was the formation of the Jansangh, because it actually kept alive the democratic spirit and experiment in India. It prevented India from degenerating into a, क्या कहते हैं, एक one opinion rule. So that was something very unique about him. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर से परामर्श के बाद
21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। वो इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। सन 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की 3 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिनमें से एक सीट पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीत कर आए। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई, जिसमें 32 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से थे। अगर डॉक्टर मुखर्जी न होते और उनके अन्य साथी न होते तो बंगाल का विभाजन नहीं होता, बंगाल पूरा पाकिस्तान में चला जाता। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग राज्य का दर्जा दिए जाने के घोर विरोधी थे और चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के बाकी राज्यों की तरह से माना जाए। वो जम्मू कश्मीर के अलग झंडे, अलग निशान और अलग संविधान के विरोधी थे। उनको ये बात भी नागवार लगती थी कि वहां का मुख्यमंत्री वजीर आजम अर्थात प्रधानमंत्री क्यों कहलाता है। उन्होंने देश की संसद में धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की। जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। आधे पंजाब और आधे बंगाल के भारत में बने रहने के पीछे डॉक्टर मुखर्जी के प्रयत्नों का ही सबसे बड़ा हाथ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की राजनीति में एक मील के पत्थर है। कभी कभी डर लगता है कि वे न होते तो क्या होता, क्योंकि उस वक्त का नेतृत्व देश विभाजन की सांप्रदायिक राजनीति के समक्ष झुक चुका था और अंग्रेज देश को बांटने पर आमादा था। इस बंटवारे को रोका जाए, इस बंटवारे को जिस ढंग से हो रहा है वैसे न होने दिया जाए, इसके लिए कोई सक्रिय ही नहीं था। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारे पास बंगाल का आधा हिस्सा बचा हुआ है, तो उसका कारण डॉक्टर मुखर्जी है। वे लाहौर भी भारत में चाहते थे, पर बंगाल में व्यस्त हो जाने के कारण इधर का यह काम न हो सका। देश की अखंडता के लिए उस वक्त यदि कोई एक व्यक्ति सर्वाधिक जागरूक और सक्रिय था तो वे डॉक्टर मुखर्जी थे। डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने जोरदार नारा भी दिया, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। चिट्ठी जो नेहरू को लिख रहे पहले चिट्ठी कि आप जानते हैं कि कश्मीर में, ये जम्मू में और कश्मीर में ये जो डिमांड उठ रहा है फॉर फुलर इंटीग्रेशन विद इंडिया, दिस डिमांड इज बीइंग रेज्ड बाय ऑल सेक्शंस। साइजेबल नंबर, एंड मैं कोट कर रहा हूं उनको, साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑल्सो आर रेजिंग दिस डिमांड, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर उनके 7 अगस्त 1952 पार्लियामेंट के भाषण देखते हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अप्रोचिंग दिस इशू फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम अप्रोचिंग दिस इशू फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन। और वो कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये
बात रख रहा हूं आपके सामने कि आखिर भारत में अपने जो संविधान है और जो संसद है, यही इनके प्रभुता सबसे ऊपर है। तो मैं चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेनिफिट्स है ये सबको पहुंचे, और पार्लियामेंट, हमारे संसद जो है, ये संसद जो पहली बार चुन के आए हैं सबके मत से, ये संसद सब सर्वोपरि हो, ये सब विषय को एक साथ करने के लिए। बाकी और कंटिन्यूस वो कह रहे हैं कि हमको डायलॉग में आना चाहिए, हम आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, और बहुत लोगों से उन्होंने मिला भी, पर एक इंप्रेशन दिया जाता है ना कि वो हटकारी थे और ऐसा शुरू किया उन्होंने। इट इज एकदम उनके नेचर का विपरीत है। और अगर आप सारे डिबेट्स देखते हैं, चिट्ठी के आदान प्रदान जो उनके बीच नेहरू और उनके बीच शेख अब्दुल्ला का हुआ, एकदम इसका विपरीत है। ही वॉज एन एसेंशियल डेमोक्रेट इन स्पिरिट, एन एसेंशियल पार्लियामेंट्री स्टेट्समैन इन स्पिरिट, एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट इन स्पिरिट, एब्सोल्युटली एंड अनडाइल्यूटेडली। उनका अप्रोच टू ऑल इश्यूज वॉज दैट। इसलिए देखिए, वो कश्मीर के अंदर गए, उनको बिना परमिट में जाने दिया, और कश्मीर के अंदर उनको अरेस्ट किया बिकॉज उनका परमिट नहीं था। You see, it shows that he had full faith in the democratic structure of India. अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया और कहा, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक, भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक, आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, वे दूर रहे पांचजन्य है बजता। 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर वो निकल पड़े। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक प्रकार से पासपोर्ट के समान एक परमिट लेना पड़ता था। पर जब डॉक्टर मुखर्जी ने यह परमिट लेने से मना कर दिया तो उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया गया। वहां गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। भारत की अखंडता के लिए आजाद भारत में ये पहला बलिदान था। डॉक्टर मुखर्जी को देश के प्रखर नेताओं में गिना जाता था। उनके बलिदान का परिणाम यह हुआ कि शेख अब्दुल्ला हटा दिए गए और अलग संविधान, अलग प्रधान और अलग झंडे का प्रावधान निरस्त हो गया। धारा 370 के बावजूद कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर मुखर्जी को दिया जाता है। अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, बलिपथ पर निर्भव पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ, शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कण कण त्राहि त्राहि चिल्लाता। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता ठर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता ठर्राती। उजड़े सुहाग की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलिवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो दिन जल्द ही आने वाला है जब कश्मीर के सभी लोग डॉक्टर मुखर्जी के चिंतन के साथ जुड़ जाएंगे। कश्मीर का जर्रा जर्रा बोल उठेगा, बस अब बहुत हो चुका। अब हमें चलना है आतंकवाद और अशांति से शांति की ओर, असत्य से सत्य की ओर, निराशा और हताशा से विकास की ओर, यानी गहन अंधकार को छोड़कर उजाले की ओर, अर्थात भारत।
प्रसून, लोकसभा टीवी।